जय हिंद दोस्तों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आपके सम्मुख ये वीडियो लेकर आया हूँ और सेमेस्टर 2 का मेरा ये पहला वीडियो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। और मैं इस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो केवल एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहे। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका ये टॉपिक है कि कनिष्क की उपलब्धियां क्या हैं या कनिष्क के ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसे भारत के महानतम सम्राटों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। और आपको मैं शुरू से एक्सप्लेन करूंगा कनिष्क आखिर किस वंश के थे, कैसे उसके वंश का प्रारंभ भारत में हुआ, भारत में वो कैसे आए, उनकी युद्ध नीतियाँ क्या थी, उनके धार्मिक सुधार क्या क्या थे। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, उनकी सैन्य गतिविधियों को जानेंगे, ये सभी बात जानेंगे। बस वीडियो में आप बने रहें। हम एक बार शुरू करेंगे, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, कि हिस्ट्री को सिर्फ एक फैक्चुअल सब्जेक्ट ना बना करके हम उसको जानेंगे कि एक्चुअल में कैसे चीज़ें हो रही थी, कैसे शुरुआत हुआ था। तो भारत में जो कनिष्क हैं वो कुषाण वंश से ताल्लुकात रखते हैं। किस वंश से? कुषाण वंश से, ठीक है। भारत में इससे पहले कई वंश आ चुके थे, जैसे कि कुछ वंश तो भारत के ही थे और कुछ वंश जो है विदेशों से भी आए हुए थे। मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि जो कुषाण थे वो भी भारत के मूल निवासी नहीं थे। वो एक्चुअली कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। यानी हम जिस महादेश में रहते हैं, जिस महाद्वीप में रहते हैं, उसके बिल्कुल बिचले वाले सिरे से आए थे, है ना। देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं बना सकता लेकिन मैं ट्राई करता हूँ एशिया बनाने का, ठीक है। तो ये लगभग हमारा एशिया है, ठीक है। तो एशिया के बिल्कुल बिचले बीच वाले हिस्से से जो कुषाण थे वो आए थे, ठीक है। लगभग ये वाला एरिया उनका था। और ये कौन थे आखिर? कुषाण आखिर कौन थे? कुषाण जो थे मध्य एशिया में एक युएची नाम का कबीला था, ठीक है। कबीला कैसे होता है? एक्चुअली ये लोग खाना बदोश जीवन जीते थे, यानी घूम फिर कर इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करते थे और एक चरवाहों की ज़िंदगी जीते थे, यानी पशुओं को चराने का काम करते थे। तो जो कुषाण थे वो युएची कबीला के ही अंग थे। युएची कबीला के कुल 5 भाग थे, ठीक है। युएची कबीला के कुल 5 भाग थे और उन्हीं 5 भागों में से एक जो था वो कुषाण था, ठीक है। और कुषाण, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये चरवाहे की ज़िंदगी जीते थे, ठीक है। और चरवाहों की ज़िंदगी एक जगह स्थायी रहकर नहीं जीते थे, बल्कि एक घुमंतु जीवन जीते थे, ठीक है। इधर उधर घूमते फिरते, ये आज वहाँ चल दिए तो कल वहाँ चल दिए, इस प्रकार से बिल्कुल चलता था, ठीक है। तो इसी तरह से घूमते घूमते ये भारत के एरिया में आए और इनको कुछ पता चला। पता क्या चला? कि यहाँ पर हमारा शासन स्थापित हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच कोई ऐसा शासक नहीं है जो इस पूरे साम्राज्य को चला सके। और वहीं से उत्पन्न होता है कुषाण वंश का, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे, कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कड़फिसस थे। कुडुल कड़फिसस, ठीक है। ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुडुल कड़फिसस के बाद आए विम कड़फिसस। विम कड़फिसस, टाइटल सेम रहेगा। कड़फिसस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे? कुडुल कड़फिसस थे। और उसके बाद आए विम कड़फिसस, ठीक है। और विम कड़फिसस के बाद जो जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, अर्थात कनिष्क, वो आए थे, ठीक है। उनका शासनकाल प्रारंभ हुआ था। कनिष्क की सत्ता की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी, यानी 78 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और गद्दी पर बैठते हुए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे जिससे वो उन्हें भारत के महानतम सम्राटों में गिना जाता है? क्या उनकी युद्ध नीतियाँ थी? कैसे उनके धार्मिक सुधार थे? क्या उनका सामाजिक रवैया था? ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं।
मैं आपको हर एक बार सेमेस्टर 1 में भी समझा चुका हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रस्तावना आप यहाँ पर लिख सकते हैं अथवा परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, परिचय लिख के आप क्या यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। देखो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया लिख करके। ठीक है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। वही जो जो यहाँ पर समझा है वही पर आपको वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, देखो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी सम्राट था। उसका शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक माना जाता है। उसने विम कटफिसस के बाद कुषाण साम्राज्य की सत्ता संभाली। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आए कौन, कुरिल कटफिसस, उसके बाद आए विम कटफिसस, उसके बाद आए कनिष्क। ठीक है, कनिष्क को केवल उनके सैन्य विजयों के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उनकी कला, साहित्य, विज्ञान और विशेष रूप से बौद्ध धर्म को दिए गए उसके अमूल्य संरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। ध्यान रहे, कनिष्क उन चंद सम्राटों में से एक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण प्राप्त किया था। उन महान सम्राटों में से एक है। सबसे पहला तो सबसे भारत का सबसे बड़ा शासक हुए अशोक। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और अशोक की भांति कनिष्क ने भी उनके कार्य को आगे बढ़ाया और आगे चल करके बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनकी दो प्रमुख राजधानियाँ थी। अब जाहिर सी बात है, कनिष्क का राज्य था तो राजधानी भी होगी, है ना। तो जो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। ठीक है, जो कि आधुनिक पेशावर है, अर्थात आधुनिक पेशावर आज कहाँ पर सिचुएटेड है, वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। और दूसरी जो इनकी राजधानी थी वो मथुरा थी। मथुरा एक सांस्कृतिक राजधानी थी। जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, प्रशासनिक कार्य होता था, वो पुरुषपुर में ही होता था। प्रारंभिक जीवन और वंशावली मैंने समझा ही दिया। ठीक है, कनिष्क कुषाण जनजाति से संबंधित है, जो मूल रूप से चीन के युएझी कबीला का हिस्सा थे। मैंने भी बताया। कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कनिष्क का राज्याभिषेक जो है 78 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, 1 नंबर वाले प्रश्न में, कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो 78 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अब व्यापक रूप से माना जाता है कि उसका शासन 127 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। कुछ प्राचीन स्रोतों के अनुसार शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत भी कनिष्क ने ही की थी। शक संवत एक कैलेंडर हुआ करता था जो कि कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, और वर्तमान में वो जो शक संवत है वो भारत सरकार द्वारा भी यूज़ किया जाता है वर्तमान में भी। ठीक है, अब इसका नाम शक संवत क्यों पड़ा, जबकि इसका शुरुआत जो है वो कनिष्क ने किया था। तो इसका नाम लगभग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, कनिष्क संवत करके, है ना। लेकिन क्या हुआ कि हालांकि ये कैलेंडर जो था वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो शक वंश या शक शासकों द्वारा किया गया था। शक भी एक प्रकार का वंश था, राजवंश था, जो कि भारत में शासन करते थे। ठीक है, लेकिन कनिष्क कैलेंडर का सर्वाधिक प्रयोग शकों द्वारा ही किया गया, जिस कारण इस कनिष्क द्वारा चलाए गए कैलेंडर को शक संवत कहा जाता है। ठीक है, अब हम उनकी उपलब्धियां देखेंगे। उनकी क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्हें भारत के महानतम सम्राटों में सम्मिलित करती है। पहला, साम्राज्य विस्तार और सैन्य विजय। कनिष्क एक कुशल सेनापति और महान विजेता था। उसने कुषाण साम्राज्य को मध्य एशिया से लेकर के भारत के सुदूर क्षेत्रों तक फैला दिया। कनिष्क के प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से? पहला, मध्य एशिया और चीन से युद्ध। देखो, कनिष्क ने युद्ध से क्या किया कि रेशम मार्ग, जो कि उस वक्त रेशम अर्थात रेशम के व्यापार के लिए जो मुख्य मार्ग हुआ करता था, और जहाँ से चीन भी अपना अधिकांशतः व्यापार उस रास्ते से ही करती थी, उसको कनिष्क ने जीत करके और वहाँ से व्यापार करने वाले देशों से टैक्स वसूलना शुरू किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीनी सेनापति पान चाओ के साथ हुआ था। ठीक है, चीनी सेनापति पान चाओ के साथ इन्होंने युद्ध किया था। पहले युद्ध में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ध्यान रहे चीन वाले भी कम नहीं थे। ठीक है, पहले युद्ध में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कनिष्क ने स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ अच्छी चीज़ों को सोचा कि पहले युद्ध में आखिर किस वजह से वो हारे, और आगे चलकर उन्होंने उनके पुत्र पान यांग को पराजित किया। ठीक है, पान चाओ से तो वो हार चुके थे, जो कि चीनी सेनापति थे, लेकिन आगे चल करके उनके पुत्र पान चाओ के पुत्र पान यांग को पराजित किया। इसके फलस्वरूप उसने तारिम बेसिन, जो वर्तमान आपका सिंचियांग चीन जो है, ठीक है, सिंचियांग चित्र चीन के कासगर, यारकंद और खोतान क्षेत्रों पर कुषाण अधिपत्य स्थापित किया। पार्थियनों पर विजय भी प्राप्त की। ठीक है, उसने पश्चिम में पार्थियन जो ईरानी साम्राज्य था उसको हराया और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित भी किया।
ठीक है। तो ये इनका सैन्य अभियान था। अब भारत में इनकी विजय हम देखेंगे तो कनिष्क के उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। उसका साम्राज्य कश्मीर, पंजाब, सिंध से लेकर के पूर्व में पाटलिपुत्र, बिहार तक विस्तृत था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद ही वह महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर ले गया था। ठीक है, अर्थात एक बार उन्होंने पाटलिपुत्र को जीतना चाहा। पाटलिपुत्र उस वक्त एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर जीत हासिल की और उसी दौरान वहाँ के महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर लेकर आए। पुरुषपुर किधर था? कश्मीर के एरिया में पड़ता था पुरुषपुर। ठीक है, तो हम अगर इंडिया का मैप देखिए, ठीक है, अभी उतना अच्छा से तो नहीं बन पा रहा है पर हम बस जानने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो जो एरिया बताया गया है, पंजाब, सिंध, गुजरात वाला एरिया हो गया, फिर इधर बिहार वाला एरिया हो गया और उत्तर में तो पूरा इनका कश्मीर था ही, और आगे भी मध्य एशिया वाला रीजन इनका पूरा सम्मिलित था। तो इनका साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, हालांकि दक्षिण भारत में इनका विस्तार उतना नहीं हो सका। भारत के दक्षिणतम क्षेत्रों में इनका विस्तार उस तरीके से नहीं देखने को मिला। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षण और चतुर्थ बौद्ध संगीति। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए और उसके विस्तार के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के द्वारा ही कुंडलवन में कराई गई थी। कुंडलवन वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यद्यपि कनिष्क अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक देवी देवताओं का उपासक था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के इतिहास में कनिष्क का नाम सम्राट अशोक के सम्मान ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम कनिष्क ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति थी, जैसा कि मैंने कहा पहले ही। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जो इनके ही दरबार में रहते थे, और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष, याद करिए मैंने अभी बताया था कि अश्वघोष को जब ये पाटलिपुत्र आक्रमण करने गए थे तो वहाँ से 2 चीज़ें लेकर के आए। पहला तो बुद्ध का भिक्षा पात्र। ठीक है, बुद्ध का भिक्षा पात्र अर्थात बुद्ध जिसमें भिक्षा ग्रहण करते थे, भिक्षा लिया करते थे, उस पात्र को ये पाटलिपुत्र से लेकर आए, पहली चीज़। और दूसरा जो चीज़ हम नहीं कह सकते, दूसरा जो था वो स्वयं इन्होंने अश्वघोष को लेकर पाटलिपुत्र से आए थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों का प्रामाणिक भाष्य कमेंट्री लिखे गए, जिन्हें महाविभाष शास्त्र भी कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है। कनिष्क ने इन ग्रंथों को तांबे की चादरों पर खुदवाकर एक स्तूप में सुरक्षित रखवा दिया था। इसी संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। देखो, बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में ही हुआ, एक महायान और दूसरा हीनयान। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को राज्य का संरक्षण दिया, जिसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती थी। हालांकि बुद्ध मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। बुद्ध ना ही तो मूर्ति के द्वारा स्वयं की पूजा कराना चाहते थे और ना ही वे चाहते थे कि उनके अनुयायी किसी मूर्ति पूजा का समर्थन करें। आगे चलकर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बटा, एक हीनयान और दूसरा महायान। और इन 2 भागों में बंटने के पश्चात क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया। वही हुआ जिसका सबसे ज़्यादा डर गौतम बुद्ध को था, यानी मूर्ति पूजा का होना। और कनिष्क जो था वो महायान शाखा को मानता था। हीनयान और महायान शाखा में यही अंतर था कि हीनयान जो शाखा थी, हीनयान और महायान, तो देखो जो कनिष्क था वो महायान शाखा को मानता था। ठीक है, महायान शाखा कौन सी शाखा थी? देखो, महायान शाखा बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा थी जिसमें बुद्ध के उपदेशों को कुछ परिवर्तन करके कुछ अपने से चीज़ें को जोड़ा गया था, ताकि लोगों को बौद्ध धर्म के नियम फॉलो करने में आसानी हो। शुरुआती समय में हम बात करें तो बौद्ध धर्म के नियम काफ़ी कठोर थे और सभी के लिए उसे फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से महायान शाखा ने क्या किया कि हाँ, उस धर्म में कुछ परिवर्तन करके अपने से, ठीक है, और उसे महायान शाखा की श्रेणी में सम्मिलित किया। वहीं हीनयान जो शाखा थी वो एक ऐसी शाखा थी जो गौतम बुद्ध के वास्तविक उपदेश को फॉलो करती थी। तो यही अंतर है हीनयान और महायान में। ठीक है, अब देखते हैं कला और वास्तुकला की। आखिर कनिष्क के समय वास्तुकलाएं कैसी थी, किस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण होता था, किस शैली में वस्तुओं का निर्माण होता था, मूर्ति कला का विकास होता था। ठीक है, किस शैली में? तो मुख्य रूप से 2 शैली थी,
पहला गांधार कला और दूसरा मथुरा कला। ठीक है, देखो गांधार कला में केवल आपको आमतौर पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियाँ या कोई अन्य स्तूप मिल गए। ठीक है, ये गांधार कला से बनी हुई होती थी। गांधार कला एक प्रकार का आर्ट था। ठीक है, जैसे कि अभी भी कई सारे इंडियन आर्ट होते हैं जिसके इंडियन डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग डिज़ाइन होता है। ठीक है, जैसे कि आप श्रीलंका जाओगे तो वहाँ का अलग डिज़ाइन आपको मूर्ति कला का मिलेगा। दक्षिण भारत जाओगे वहाँ का अलग मिलेगा। उत्तर भारत में आओगे वहाँ का डिज़ाइन थोड़ा अलग मिलेगा आपको। तो सब जगह की जो कलाएँ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो वहीं गांधार कला जो थी वो एक्चुअली यूनान की कला थी। ठीक है, वास्तविक रूप से वो यूनानी द्वारा दिया गया था। ठीक है, वहीं मथुरा कला की बात करें तो मथुरा कला सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हिंदू, साथ में जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्मों से रिलेटेड है। कौन? मथुरा कला। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मथुरा कला किन धर्मों से रिलेटेड है। वहीं ये भी पूछा जा सकता है कि गांधार कला किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, हम देखो इसे इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। इसमें यूनानी क्या करते थे, मूर्ति कला की तकनीकों का उपयोग करके बौद्ध विषयों जैसे कि मुख्य रूप से बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किया गया है। बुद्ध को अपोलो देवता के समान घुंघराले बालों और सिलवटदार वस्त्रों में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ बुद्ध की जो प्रतिमा होती थी वो कैसी होती थी? अपोलो देवता के समान। जो कि अपोलो देवता कौन था? ये यूनानियों की एक देवता हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है ये यूनानियों की कला है, तो बुद्ध की प्रतिमा भी उसी शैली में बनाई जाएगी। ठीक है, वहीं मथुरा कला की बात करूँ तो यह पूरी तरह से स्वदेशी कला शैली थी, यानी ये इंडिया की अपनी कला थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर, जिसको हम कहते हैं रेड सैंडस्टोन, का उपयोग किया जाता था। मथुरा कला में बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं जैसे कि शिव, विष्णु और साथ में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। इसमें आध्यात्मिकता और भारतीय शारीरिक सौष्ठव पर जोर दिया जाता है। इसी दौरान कनिष्क का एक विशाल स्तूप भी हमें देखने को मिलता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में एक विशाल लकड़ी का स्तूप और एक मठ विहार बनवाया था। चीनी यात्रियों फाहियान और हुएनसांग के अनुसार यह इमारत लगभग 400 फीट से अधिक ऊंची थी और उस समय दुनिया के सबसे शानदार अजूबों में से एक थी। इसके मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट का नाम था अगेसिलस, जो एक यूनानी था। ठीक है, अब देखो कनिष्क का दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। कहा जाता है कि कनिष्क का दरबार नवरत्नों से भरा था, लेकिन मुख्य रूप से 4 विद्वानों को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो आपका अश्वघोष एक विद्वान थे। ठीक है, जो कि चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष का काम किए थे। ठीक है, और ये संस्कृत के एक महान कवि और नाटककार भी थे। उन्होंने बुद्ध की जीवनी पर बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद की रचना की। वे कनिष्क के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। नागार्जुन, देखो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एम्पिटीनेस का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जिस कारण इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। चरक उन महान आयुर्वेदिक गुरुओं में से एक है जिनकी पुस्तक चरक संहिता आज भी आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तकों में गिनी जाती है। वहीं वसुमित्र जो थे वो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और महाविभाष शास्त्र का संकलन भी इन्होंने किया था। अब आर्थिक समृद्धि और सिक्कों को देखेंगे। देखो आर्थिक समृद्धि की बात करें तो इस वक्त जनरली व्यापार हुआ करते थे, जैसे कि रेशम व्यापार की बात हमने ऊपर की थी। ठीक है, कनिष्क जो था उन्होंने क्या किया कि जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था उस संपूर्ण मार्ग पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिए, और वे उस पर्टिकुलर मार्ग से जो भी देश या जो भी राज्य उस वक्त का व्यापार करता था उससे कनिष्क जो है वो भारी मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में टैक्स वसूल करता था। ठीक है, और साथ में कृषि भी जो थी इस वक्त की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में शामिल थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण वही चीज़ है कि कनिष्क ने प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट पर महत्वपूर्ण शाखाओं पर नियंत्रण कर लिया। यह मार्ग चीन से शुरू होकर कुषाण साम्राज्य से होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था। इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से कुषाणों को भारी कर प्राप्त होता था, जिससे भारत में असीमित संपत्ति आई। शक संवत, देखो शक संवत क्या था? शक संवत एक कैलेंडर था जो कि कनिष्क के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इसके राज्याभिषेक के समय
इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था और अपने राज्याभिषेक की खुशी में इसने एक कैलेंडर जारी किया जिसको शक संवत के नाम से आज जाना जाता है और भारत सरकार जो है आज भी इस कैलेंडर को फॉलो करती है। आधुनिक भारत सरकार ने 1957 में इसी संवत को अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। इस दौरान जो था वो सिक्के कैसे होते थे, तो देखो शुद्ध सोना का सिक्का जो था वो कुषाणों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। कई राज्यों या कई साम्राज्यों ने सोने के सिक्का चलाया। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और शुद्ध सोना का सिक्का सबसे पहले जो है वो कुषाण साम्राज्य द्वारा ही चलाया गया था। सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने का सिक्का जो है वो गुप्त साम्राज्य द्वारा चलाया गया था। तो शुद्ध सोने का सिक्के के बारे में हम कुछ जानेंगे तो जानते हैं। प्राचीन भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल कनिष्क के समय जारी किए गए थे। कनिष्क के सिक्कों पर शिव, बुद्ध और मिथरा एक ईरानी सूर्य देवता थे, जिससे विभिन्न देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस के प्रमाण है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक धार्मिक सहिष्णु थे, यानी वो सभी धर्म को समान रूप से मानते थे, क्योंकि उनके सिक्कों में हमें सभी देवी देवताओं, बौद्ध स्तूपों या किसी अन्य देवताओं की हमें चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो कनिष्क था वो बिल्कुल सहिष्णु शासक था, सभी धर्म को समान रूप से मानता था। अब निष्कर्ष को देखें तो सम्राट कनिष्क का युग न केवल सैन्य विस्तार का युग था, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का स्वर्ण युग भी था, ठीक है। उसने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को जोड़ने वाले एक पुल का काम किया और साथ में बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो ये था हमारा पूरा, हमने जाना कनिष्क की आखिर क्या क्या उपलब्धियां थी जो इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासकों की श्रेणी में शामिल करती है। और इस पूरे हमने जाना कि क्या क्या आर्थिक गतिविधि में इनका योगदान था, सामाजिक गतिविधि में क्या योगदान था, सैन्य अभियान कौन कौन से इन्होंने किए, इन सभी चीज़ों को जाना। उम्मीद है आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ आप मुझे ये बताइए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।